नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा पॉइंट है, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय की। आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा लंबा टॉपिक है, अच्छे से समझना है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका बनाई गई है, जिसमें उच्चतम स्तर पर क्या मौजूद है? सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में कर रखे हैं। इस संबंधित जो संविधान के किसमें? संविधान के भाग 5 में, ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग 5 में इसका वर्णन कर रखा है। और अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 टू 124 से लेकर 147 तक इसका बारे में लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना किस तरह हुई, इसके पीछे क्या था, किन कारणों से किस तरह हुई है। तो हम सबसे पहले अगर हम इसके पास्ट में जाएंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, कब? 1773 का एक्ट आया था। उस एक्ट में बात की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित, न्यायालय की स्थापना से संबंधित बात की गई थी, से संबंधित बात। एक प्रावधान किया गया था 1773 में, रेगुलेटरी एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। यह आपको समझ में आ गया? पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान पहली बार किस एक्ट के तहत किया गया? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग किया गया। और 1774 में कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में स्थापित हो गया सर्वप्रथम। कहां पर स्थापित हुआ? कलकत्ता में, जिसमें लॉर्ड इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इस बात का भी ध्यान रखना है, इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक किसकी स्थापना की गई? 1935 में। ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत शासन अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई है? संघीय न्यायालय। इसका संघीय न्यायालय नाम क्यों था? क्यों कि ये सर्वोच्च नहीं कह सकते एक तरीके से हम, क्योंकि इसके सर्वोच्च का मतलब है उसके बाद कोई अपील नहीं, लेकिन इसके विरुद्ध अपील ब्रिटिश में संसद में वहां पर की जा सकती थी, इसलिए इसको संघीय न्यायालय कहा गया। सभी राज्यों को इसमें शामिल करके एक संघीय न्यायालय बनाया गया। अब इस संघीय न्यायालय में कि जब हम बात करते हैं कि 1935 के तहत बनाया गया, अब जो वर्तमान समय, लेकिन बनाया गया, प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो 1937 में हुई। 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में इसको स्थापित किया गया सबसे पहले। और जो वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, आज हम फिर वापस आ जाते हैं अपने वर्तमान पर। वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 28 जून 1950 को स्थापित हुआ। 28 जून 1950 को वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मानी जाती है। 28 जून 1950। इंपॉर्टेंट चीज, अगर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछी जाए तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना
मानी जाती है वर्तमान में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो हमने देखा था। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया। लॉर्ड डिम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया, जिसको के बाद हम देखते हैं 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की संख्या क्या रहेगी। हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या, अगर हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 एक भी कह सकते हो आप, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे? तो प्रावधान ये था कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर कितने? 8 न्यायाधीश होंगे। ये मूल संविधान में इसकी बात की गई है अनुच्छेद 124 की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा, और आज भी संविधान में यही चीज वर्णित है। अगर हम वर्तमान में संविधान में उल्लेख की बात करते हैं, संविधान में न्यायाधीशों की संख्या क्या उल्लेख है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का ही उल्लेख है। लेकिन न्यायाधीशों की संख्या में जो बढ़ोतरी है वो करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, और संसद ने समय समय पर इस पर बढ़ोतरी करती गई है। और वर्तमान समय में जो संख्या है वो वर्तमान समय में 2008 से, कब से? 2008 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो 2008 से जो संख्या कर दी गई वो कर दी गई 31। कितने हैं न्यायाधीशों की संख्या? 31 है, 31। अब ये 31 कैसे है? एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य प्लस 30 अन्य न्यायाधीश, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, इस तरह 31 न्यायाधीश है इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं अभी एक 1919 में 2019 के अंदर एक लेख आया था, उसमें इसकी संख्या को बढ़ाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत अब 34 प्लस 1 34 प्लस 1 इसकी बात भी की जा रही है, थोड़ी 33 प्लस 1 अर्थात कुल 34 सदस्य होने की बात की जा रही है, कुल 34 सदस्यों की बात की जा रही है। लेकिन ये विधेयक रखा गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ है। तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 31, 30 प्लस 1, ध्यान रखना 30 प्लस 1, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या है 31 या 30 प्लस 1, मुख्य न्यायाधीश सहित 31 सदस्य होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे की जो सदस्य संख्या है, जब ये बन जाएंगे इतने सदस्य तो आगे हम चेंज कर देंगे इसमें, लेकिन वर्तमान में तो यही सदस्य संख्या है। अब इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का अधिकार पूछा जाता है, तो स्पष्ट है अनुच्छेद 124 कह रहा है कि इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। अगर हम नियुक्ति की बात कर लेते हैं, चलो इसकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा नियुक्ति। अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है इसकी बात करेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा सकती है, की जाती है। यह अनुच्छेद 124 के 2 में लिखा हुआ है। 124 के 2 में ये लिखा है कि इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये भी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति किनके
सहायता से वो करेगा, तो राष्ट्रपति जो सहायता से करेगा, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश के सहायता से करेगा, मुख्य न्यायाधीश की से सलाह मशवरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के, किसने? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी ये सलाह मशवरा कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ये सलाह मशवरा करता है, इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से ये सलाह मशवरा इसके संदर्भ में कर सकता है। सीजेआई से करना इसका अनिवार्य, चीफ जस्टिस से ऑफ इंडिया, इससे तो इसका सलाह मशवरा करना अनिवार्य बनाया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया देखिए हमने किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 124 के 2 में इसको दे रखा है कि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जज हैं, उनके परामर्श से ये चीज कर सकता है, नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया तब से तो इसी तरह चल रही थी 1950 से 93 तक। ये प्रक्रिया का जो सिस्टम था 1950 से लेकर 93 तक चला, 1950 से 93 तक ये नियुक्ति प्रक्रिया का सिलसिला इस तरह ही चलता रहा। लेकिन बाद में एक कोलिजियम सिस्टम आया। एक कोलिजियम सिस्टम क्या है? कोलिजियम सिस्टम में एक नागरिकों के जो न्यायाधीश हैं उनका एक मंडली होती है, और जो न्यायाधीशों की जो मंडली है जो नाम सजेस्ट करती है उन पर ही राष्ट्रपति मोहर लगाता है, वो होता है कोलिजियम सिस्टम। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन किसके तहत हो रही है? तो हम बात करते हैं 1993 से कोलिजियम सिस्टम के तहत ये नियुक्ति प्रक्रिया होती है। नियुक्ति प्रक्रिया किसके तहत होती है? कोलिजियम सिस्टम के तहत ये नियुक्ति प्रक्रिया होती है। ये 1993 के बाद से। इससे पहले कैसे होती थी? जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति से सलाह लेता था और इनकी नियुक्ति कर देता था। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या योग्यताएं रखी गई है। हम योग्यताओं की बात कर लेते हैं, योग्यताओं के संदर्भ में बात करते हैं, तो इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया देखी, अब देखते हैं योग्यताएं। योग्यताएं की बात करते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो होनी चाहिए, जो योग्यता दे रखी है वो अनुच्छेद 124 के 3 में दे रखी है। लगातार हम चल रहे हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात जो कही गई है कि वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कितना? 5 वर्ष तक। किसके रूप में? न्यायाधीश के रूप में। किसमें? उच्च न्यायालय कार्य कर चुका हो। 5 वर्ष के उसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य उसने किया हो, उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसके बाद या इसकी एक और शर्त है कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अधिवक्ता अर्थात के रूप में कार्य, वकील के रूप में कार्य जिसने किया हो, इसको भी ये बना सकता है। तो यह है, अर्थात या तो ये हो क्वालिफिकेशन या यह हो। और इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और कर दी कि ये दो हो, वो ठीक है, वो सही है। अगर हम इसकी बात करें 10 वर्ष के अभिवक्ता की बात, तो हमारे SN सीकरी सर है, वो इसी के तहत आए थे। SN सीकरी सर जो आए हैं, न्यायाधीश बने थे। अब तीसरी जो है, ये दो तो हो, या तीसरी क्या रखी गई है शर्त? तो तीसरी शर्त ये रखी गई है कि राष्ट्रपति की नजर में
की नजर में विधिवेता हो। एक अच्छा विधिवेता है तो उसे भी क्या बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक पारंगत विधिवेता हो, एक कैसा हो, नजर में पारंगत एक विधिवेता है तो उसे भी क्या बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये 3-4 शर्तें हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, या अथवा वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में न्यायाधीश वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में एक विधिवेता हो, उसे भी क्या बनाया जा सकता है, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो हमने योग्यता देखी, हमने नियुक्ति प्रक्रिया देखी। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। कितने, मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। कितने वर्ष कर सकते हैं ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, 65 वर्ष की आयु तक, अर्थात 65 साल वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। और इससे पहले भी राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति इनको इससे पहले भी हटा सकता है। किस आधार पर हटा सकता है, तो वो 2 आधार हैं हटाने के आधार देख लेते हैं हम। इनके जो हटाने के आधार हैं वो कौन कौन से, एक तो कदाचार और एक अक्षमता। अक्षमता के आधार पर और कदाचार, इन 2 के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। किसके आधार पर, कदाचार या अक्षमता के आधार पर, या ये खुद अपने कार्यकाल से पूर्व त्याग पत्र दे सकते हैं, वो भी एक बात है। या कदाचार अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कब हटाएगा, इसकी प्रक्रिया वैसी है जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। इसको हटाने के लिए पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा। लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य ये प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव अगर लोकसभा में आए तो 100 सदस्य और राज्यसभा में है तो 50 सदस्य ये क्या लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव के बाद एक कमेटी का गठन होगा और ये कमेटी इसके कदाचार या अक्षमता के बारे में विचार विमर्श करेगी, एक निर्णय लेगी। क्या लेगी, निर्णय लेगी। अब इसके बाद भी इन दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी इसे हटाने के लिए। कितने बहुमत की, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। 2/3 बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है। और इनको हटाने के बाद 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव। और राष्ट्रपति अगर उस पर क्या कर दे, साइन कर दे, अपने हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर कर दे, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ उसका एक सिस्टम है, एक हटाने की प्रक्रिया है जो महाभियोग की तरह है, बिल्कुल राष्ट्रपति के महाभियोग की तरह इसकी प्रक्रिया है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और ये त्याग पत्र देगा किसको, तो अगर हम त्याग पत्र की बात कर लेते हैं, अगर हम इसके त्याग पत्र की बात करें तो हम त्याग पत्र की बात कर लेते हैं। त्याग पत्र, तो ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है ये त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देता है। अब हम बात करते हैं उन्मुक्तियों की बात करें कि इनका उन्मुक्तियों की बात कर लेते हैं। क्या क्या उन्मुक्तियां रखी गई है, तो इनके निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने किसी अपने हित के कारण इस तरह का निर्णय लिया है। तो इस तरह की उन्मुक्तियां भी इन न्यायाधीशों को प्राप्त है। तो आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में देखा, न्यायाधीशों की संख्या के बारे में चर्चा करी, हमने उनकी योग्यताओं के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया देखी
और नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही हमने इनका कार्यकाल देखा कि इनका 65 वर्ष तक का कार्यकाल रहता है। इसके बाद हमने इनको हटाने की प्रक्रिया भी देखी कि इनको किस तरह हटाया जा सकता है। तो एक महाभियोग की तरह इनके ऊपर प्रक्रिया चलाई जाती है जिसके तहत इनको हटाया जा सकता है। 2 आधार बनाए गए हटाने के, असक्षमता और तथा दूसरा है कदाचार, लेकिन उनकी पूरी जांच की जाती है, इसलिए उसको साबित कदाचार कहा गया है। साबित कदाचार अर्थात उसको साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। ये हटाने की प्रक्रिया देखी। तो आज हमने इनके बारे में ये सब कुछ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे इनसे संदर्भ में इनके वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं। चलो, वेतन भत्ते इनके जो दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे? संचित निधि से दिए जाते हैं। 266 में अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है। तो इन संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। अब इनके वेतन भत्तों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये बात भी ध्यान रखना। इनके वेतन भत्तों में किसी तरह की कभी कोई कटौती नहीं की जा सकती, सिवाय कब? अगर आपातकाल, कौन सा? अगर हमारे पास पैसा नहीं है और वित्तीय आपातकाल लग जाए तो उस संदर्भ में जरूर ये सोचा जा सकता है, अन्यथा इनके वेतन भत्तों में कभी किसी तरीके की कटौती नहीं की जा सकती। ये भी बात का वर्णन है। तो आज हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, बहुत सारी बातों पर चर्चा की। हम पुनः इनके क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे, इनको क्षेत्राधिकारों को लेकर हम चर्चा करेंगे आगे। तो इनका जो वेतन है वो वैसे तो बदलता रहता है, संसद इनका वेतन तैयार करती है कि कितना इनको वेतन का रहा है, लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहा है 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है तथा 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।